हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग आज़ाद और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर की वीडियो के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित केवल 15 प्रश्न देखे थे और आज हम इसमें प्रश्न 16 से प्रश्न 30 तक देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है कि शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है। तो शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर युग या प्रगतिवाद युग है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, 17 है। प्रश्न नंबर 17 में दे रखा है शुक्लोत्तर युग में किन किन विद्याओं का विकास हुआ था। तो शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू विद्याओं का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में दे रखा है निबंध का क्या अर्थ है। तो आपने भी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा निबंध गद्य विद्या जो है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ये लघुत्तर में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो अच्छी तरह बंधा हुआ। तो निबंध का क्या अर्थ है। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ। संक्षेप में अगर हम कहें तो निबंध वह रचना है या वह रचना कहलाती है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है। हाँ, तो अभी हमने निबंध के बारे में जान लिया और ये निबंध लेखनी परंपरा कब से शुरू हुई थी या किस कवि ने शुरू की थी। तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है कि निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन कौन से हैं। तो निबंध के 4 भेद इस प्रकार हैं। एक तो विचारात्मक निबंध, ठीक है, और भावात्मक निबंध। तीसरा है वर्णनात्मक और चौथा है विवरणात्मक होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप समझ लेना, विवरणात्मक होता है। विचारात्मक निबंधों में जो लेखक होता है वह अपने विचारों के अभिव्यक्ति द्वारा निबंध की रचना करता है। भावात्मक में इसमें थोड़ा इमोशनल टाइप, सेंटिमेंटल टाइप का लिखा जाता है। वर्णनात्मक इसमें कहीं का वर्णन किया जाता है, जैसे मेले का वर्णन हो गया। वर्णनात्मक निबंध आता है ना अपने लिखने को, अपने 10 नंबर का। तो वर्णनात्मक निबंध में यही लिखा जाता है कि कहीं आप गए, कहीं किसी यात्रा पर गए, विदेशी यात्रा पे गए या कहीं मेले में गए, तो उसका वर्णन वो वर्णनात्मक है। विवरणात्मक या इसमें एक विशेष टॉपिक होता है। विवरणात्मक निबंध में विशेष टॉपिक होता है, उसी पर उसका विवरण दिया जाता है कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। ठीक है, यही आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। जो 7 सेट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछ लिया जाता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी, इनका नाम याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती। ठीक है, इंदुमती जो है वो हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है प्रेमचंद की कितनी कहानियाँ लिखी हैं और इनकी प्रथम और अंतिम कहानी कौन सी है। तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें पहली कहानी है सौत। ये पहली कहानी का नाम है सौत और जो अंतिम कहानी लिखी है वो है कफन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सही समझ में आ गया होगा। याद करने वाली चीज़ें बस आप देखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो लाइक करना तो बनता है यार, लाइक कर दिया करो। ठीक है, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। और प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उपन्यास का क्या अर्थ है। अभी हमने निबंध का अर्थ जाना था, तो अब उपन्यास का भी हम अर्थ जान लेते हैं कि उपन्यास का क्या अर्थ है। तो उपन्यास का अर्थ है उप अर्थात निकट या सामने। ठीक है, और जो इसमें न्यास है उसका मतलब होता है रखना, अर्थात सामने रखना, किसी भी चीज़ को या किसी भी कंटेंट जो भी है उसको सामने रखना, तो वही उपन्यास है। ठीक है, तो आप उपन्यास का अर्थ समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वां। इस प्रश्न में पूछना है कि कुछ हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। ठीक है, हिंदी उपन्यासकारों के इसमें नाम लिखने हैं। तो देखो एक एक करके करते हैं। देखो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, संभारनाथ शर्मा कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा पूरा नाम है, जैनेन्द्र, और अगला है इलाज चंद्र जोशी। और भी हैं देवकीनंदन खत्री, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अष्ट, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियंवदा आदि। ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी आपको कम से कम 6-7 तो याद रह ही जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में कह रहे हैं देवकीनंदन खत्री। अब इनका नाम आया था ना देवकीनंदन खत्री, हाँ अब इनका नाम आया था ना देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री के 3 उपन्यास हैं। पहला चंद्रकांता,
दूसरा चंद्रकांता संतति, तीसरा है भूतनाथ। देखो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। देखो चंद्रकांता हो गया, चंद्रकांता, इसमें संतति जोड़ना बस, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 26वां। जहाज का पंछी व नदी के द्वीप के लेखक के नाम लिखिए। तो जहाज के जो पंछी है उसके लेखक हैं, जहाज के पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, और नदी के द्वीप के लेखक हैं अज्ञे। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र व जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हम प्रमुख नाटकों की बात करें तो वो है वैदिक हिंसा हिंसाना भवती, ये प्रथम चैप्टर भी दे रखा हो। और अगला है अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी आदि। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और करुणालय। ठीक है, ये आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 हमारा इस प्रकार है भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के 5 नाटककार इस प्रकार हैं। नंबर 1 श्रीनिवास दास, नंबर 2 राधा कृष्ण दास, नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, नंबर 4 सीताराम वर्मा, नंबर 5 श्री प्रताप नारायण मिश्र। याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हुआ था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक एकांकीकार हैं, तो इसका आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखें है। ठीक है, इनका प्रथम संग्रह कौन सा है? पृथ्वीराज की आंखें, याद रखना है। और यह है सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1936 ईस्वी में। ठीक है, वैसे तो मैंने 30 प्रश्न के लिए ही कहा था, 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा देख लेते हैं, अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई। प्रश्न नंबर 31 इस प्रकार है 5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो एक तो रामकुमार वर्मा हो ही गए जिनका हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक, अब इनकी बात करते हैं। 5 और अन्य देख लीजिए। एक तो रामकुमार वर्मा, ठीक, सेठ गोविंद दास होगा, इसमें थोड़ी त्रुटि हो गई लिखने में। तीसरा है उदयशंकर भट्ट, ठीक है। चौथा है उपेंद्रनाथ अष्ट और 5वां विष्णु प्रभाकर। तो आपको याद रहेंगे 5 एकांकिका, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंद दास, उदयशंकर और उपेंद्रनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। अभी हमने नाटक देखा था, नाटक का अर्थ देखा था, उपन्यास का देखा था। अब हम आलोचना विद्या, इसकी विशेषताएं देखते हैं। आलोचना विद्या होता क्या है इसमें। ठीक है, आंसर है किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना, ठीक, उसके गुण दोषों का प्रकट हो जाए, आलोचना के क्षेत्र में आता है। अतः जब किसी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करके उसके गुण दोष प्रकट किए जाते हैं तो उसे आलोचना कहते हैं। तो इसे समझिएगा। आपने देखा भी हो कि इन्हें इतनी आलोचनाएं लिखी, जैसे जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े आलोचक हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अगर आलोचक पूछे जाए तो रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा। ठीक है, तो आलोचनाएं होती क्या है, इसमें क्या होता है, एक कवि होता है या लेखक, वो किसी अन्य कवि या लेखक की कृति उठाकर उसका सूक्ष्म अध्ययन करता है और उसमें जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उन्हीं को हमारे सामने अपनी कृति के द्वारा रख देता है, तो वही आलोचना कहलाती है। ठीक है, आलोचना यानी किसी कृति में, किसी की रचना में गलतियां निकालना, उसके गुण दोष बताना, वही आलोचना हो। ठीक है, वही इसमें कहा गया। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन 33 कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। तो मैंने सबसे पहला नाम लिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये तो सबसे बड़े आलोचक यही हैं। ठीक है, याद रखिए इनका नाम रामचंद्र शुक्ल, पहला नाम रामचंद्र शुक्ल। बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, पदम सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी एक बड़े आलोचक रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र, ये भी आलोचक रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल ये तो बहुत बड़े आलोचक हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक, ये भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास हो गई है, गलती हो गई लगता है। नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, नामवर सिंह आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं, याद रखना है। ठीक है,
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार है, आत्मकथा व जीवनी में क्या अंतर है? तो आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप भी कभी आत्मकथा या जीवनी और विद्या से रिलेटेड कुछ रचनाएं याद करते होंगे तो आप कंफ्यूज होते होंगे आत्मकथा और जीवनी क्या है। ठीक है, देखिएगा, आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। ठीक है, स्वयं के जीवन पर आधारित होती है आत्मकथा, जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन की मृत्यु से मृत्यु तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वह विद्या जीवनी कहलाती है। हाँ, ठीक है, सिंपल हो गया, सिंपल सी बात है। आत्मकथा मतलब खुद के बारे में जो लेखक लिखकर पाठकों के समक्ष रखता है तो वो आत्मकथा हो जाती है। और जीवनी जब किसी महान व्यक्ति के जीवन से लेके उसके जन्म से लेके मृत्यु तक की सभी घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वह विद्या जीवनी कहलाती है। तो आत्मकथा और जीवनी क्या है, इससे रिलेटेड आपका डाउट एकदम खत्म। अगला और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा 35वां, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। देखते हैं, इसमें कह रहा है रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है, रेखा चित्र व संस्मरण में मूल अंतर यह है कि रेखा चित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। ठीक है, और इसमें चित्रकला व साहित्य का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। संस्मरण उस विद्या को कहा जाता है। अब हम संस्मरण की बात करते हैं कि संस्मरण उस विद्या को कहा जाता है जिसमें लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, जो संस्मरण है, संस्मरण में यानी कि एक तरीके से अपनी मेमोरी के ऊपर आधारित किसी रचना का या किसी घटना का वर्णन कर दिया जाता है। संस्मरण यानी कि ये घटना इनके द्वारा देखी हुई होती है और ये अपनी मेमोरी के आधार पे, अपनी मेमोरी उन्हें जो कुछ भी याद आ रहा है उसी के आधार पे वो जब उसमें लिख देते हैं तो वह संस्मरण कहलाती है, वह रचना। ठीक है, और रेखा चित्र में क्या होता है, रेखा चित्र में एक तरीके की कल्पनाएं भी की जाती होंगी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और इसका पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं और 15, 20 या 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।